जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। हेलो दोस्तों, हम उत्तराखंड का एक दूसरा टॉपिक आपके बीच लाए हैं। उत्तराखंड एक ब्रांड बन चुका है। उत्तराखंड के एग्जाम का 40% जो प्रश्न है वो यहीं से पूछे जा रहे हैं। और दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक को लाए हैं आपके सामने, वो टॉपिक है दोस्तों महीपति शाह। पवार वंश का एक ऐसा बादशाह, पवार वंश का एक ऐसा शासक जिसे पवार वंश का गौरवभंजन कहा जाता है। क्यों गौरवभंजन कहा जाता है, क्या है दोस्तों इसके पीछे रीजन? पवार वंश का 46वां राजा था दोस्तों, और इससे पहले ऑफलाइन के माध्यम से हम 45 शासकों पर चर्चा कर चुके हैं। कुछ शासकों की जानकारी नहीं है, लेकिन जिन जिन की जानकारी रही उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा कर चुके हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड के गौरवभंजन के नाम से जाने जाने वाला शासक महीपति शाह। महीपति शाह 46वां शासक था, और एक ऐसा शासक दोस्तों जो 48 वर्ष की उम्र में श्रीनगर की सत्ता को प्राप्त करता है। 48 इयर्स का हो चुका है। क्यों इतनी देर में महीपति शाह को सत्ता मिल रही है? इसलिए मिल रही है कि इससे पहले जो शासक था दोस्तों श्याम शाह का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। इसके पास कोई अपना बेटा नहीं है, उत्तराधिकारी नहीं है जिसको ये श्रीनगर की सत्ता सौंप सके। और इस समय एक ऑप्शन बचा है, इसका चाचा बलभद्र शाह का पुत्र जिसका नाम है महीपति शाह, और श्याम शाह के उत्तराधिकारी नहीं है। जबकि दोस्तों श्याम शाह ने 60 शादियां की थी। इतिहास में यह जानकारी मिलती है 60 रानियां इसकी थी, 60 पत्नियां थी, लेकिन फिर भी श्याम शाह की कोई संतान नहीं हुई। उसके बाद सत्ता प्राप्त होती है महीपति शाह को। और महीपति शाह क्या करता है दोस्तों, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। बार बार यहां से प्रश्न बने हैं, हम बार बार हर टॉपिक उत्तराखंड का लेके आएंगे दोस्तों। महीपति शाह के पास एक गजब की टीम थी दोस्तों। गजब की टीम का मतलब इसके पास गजब के आर्मी मैन थे, और इसके पास गजब के सेनापति थे। पहला सेनापति लोदी रिखोला, दूसरा सेनापति माधव सिंह भंडारी, तीसरा जो इसका सेनापति था वो थे वर्तवाल ब्रदर्स, और चौथा सेनापति था दोस्तों बनवारी दास। और ऐसी टीम, जो टीम पूरे उत्तराखंड में पवार वंश की सत्ता का विस्तार करती है। पवार वंश का पहला शासक महीपति शाह, जिसने सिरमौर से लेकर, हिमाचल के सिरमौर से लेकर, तिब्बत के दापा प्रांत से लेकर और पूरे तराई बावर क्षेत्र पर अभियान शुरू कर दिए। जब ये अपने अभियान शुरू कर देता है तो इसका पहला अभियान कहां होता है दोस्तों? पहला अभियान होगा तिब्बत पर, और तिब्बत में इस समय दापा प्रांत पर करता है अभियान। पहला अभियान जब तिब्बत के दापा में महीपति शाह का अभियान था, तो इस अभियान का नेतृत्व कर रहा था लोदी रिखोला। क्या खासियत है दोस्तों लोदी रिखोला की, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। और लोदी रिखोला के नेतृत्व में जब तिब्बत के दापा शहर पर अभियान किया गया तो महीपति शाह दापा पर कब्जा कर देता है। एक बड़ी बात
श्रीनगर का राजा और चाइना पहुंच चुका है जी। यानी कि गढ़वाल की सत्ता तिब्बत तक फैल चुकी है। और जब यहां पे लोदी रिखोला के नेतृत्व में दापा प्रांत पर अभियान चलाया जाता है, तो इस अभियान के बाद बर्तवाल ब्रदर्स को दापा प्रांत का फौजदार नियुक्त कर देता है। ये बर्तवाल ब्रदर्स कौन थे दोस्तों? इतिहास में स्पष्ट जानकारी इनकी नहीं मिलती है। सिर्फ एक ही ब्रदर्स का नाम मिलता है। दो भाई थे बर्तवाल ब्रदर्स, सिर्फ एक का नाम मिलता है। एक का नाम था भीम सिंह बर्तवाल। और कुछ दिनों तक इन्होंने दापा पर गढ़वाल की सत्ता को बनाए रखा। एक समय ऐसा आया कि जब तिब्बत के सारे शासक एक हो गए, उनमें यूनिटी आ गई। और जब उनमें यूनिटी आई और उन्होंने अपना एक संगठन बनाया, तो उस संगठन ने यह निश्चित किया कि तिब्बत के दापा प्रांत से गढ़वाली सत्ता को बाहर भगाओ। और जब सारे शासकों ने अभियान किया, तो दोस्तों बर्तवाल ब्रदर्स मारे गए उस अभियान में। और जब बर्तवाल ब्रदर्स इस अभियान में मारे जाते हैं, वीर गति को जब प्राप्त हो जाते हैं, तो दोस्तों आज भी उत्तराखंड के जागरों में, आज भी उत्तराखंड के गाथाओं में, आज भी उत्तराखंड के इतिहास में बर्तवाल ब्रदर्स को एक सम्मान की तरह देखा जाता है। क्या खासियत रही इस युद्ध में? इस युद्ध में यह कहा जाता है कि तिब्बत के जो शासक थे वो भी बर्तवाल बंधुओं की युद्ध नीति से, युद्ध टैलेंट से बेहद प्रसन्न थे और बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। प्रभावित क्यों हुए दोस्तों? जो भीम सिंह बर्तवाल था, तिब्बत के इस युद्ध में इसके दोनों हाथ कट चुके थे। और जब दोनों हाथ कटे, तो दांत से तलवार पकड़कर गढ़वाल की सेना का नेतृत्व किया और आधे दिन तक मैदान में डटा रहा। दोस्तों एक और ब्लड बह रहा है, दोनों हाथ कट चुके हैं, दूसरी ओर मुंह से पकड़कर तलवारबाजी हो रही है। इस टैलेंटता को देखते हुए बर्तवाल ब्रदर से तिब्बत के जो शासक थे वो बहुत ही प्रभावित हुए। इसीलिए दोस्तों आज भी दापा के बौद्ध मंदिर में बर्तवाल ब्रदर्सों की तलवार आज भी रखी गई है। जिस तलवार से इन्होंने गढ़वाली आर्मी का नेतृत्व किया और अपने टैलेंटा को दिखाया, वो आज भी ये तलवारें बौद्ध मंदिर में है तिब्बत में। और तिब्बत के अभियान में बर्तवाल ब्रदर्स मारे जाते हैं दोस्तों। दूसरा जो सेनापति है महिपति शाह का, उनका नाम है माधो सिंह भंडारी। माधो सिंह भंडारी को आज उत्तराखंड के इतिहास में गर्भभंजक के नाम से जाना जाता है। अब दोस्तों हमने पहले आपसे कहा था कि महिपति शाह को गर्भभंजन कहा जाता है और माधो सिंह भंडारी को गर्भभंजक कहा जाता है। गर्व का मतलब होता है अक्कड़ का नेता। इसको मुस्लिम लेखकों ने अक्कड़ का नेता कहा और भंजन का मतलब होता है विस्तार करने वाला, और गर्भभंजक का मतलब होता है दोस्तों यानी कि भंजक, पृथ्वी के गर्भ को हिलाने वाला। तो माधो सिंह भंडारी दोस्तों दूसरे अभियान में तिब्बत जाता है और जब दूसरे अभियान में माधो सिंह भंडारी तिब्बत के लिए निकलेगा तो तिब्बत में इसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों, वीरगति को प्राप्त हो जाता है। अब वीरगति को दोस्तों कैसे प्राप्त होता है? माधो सिंह भंडारी जब तिब्बत में लड़ रहा था, लड़ते लड़ते ये घायल हो गए। घायल होने के बाद इतना ठंड वहां पर था कि इन्होंने
अपने सैनिकों से, आदमियों से कहा कि मुझे कंबल के अंदर लेटो, आग के पास मुझे रखो ताकि मेरा ठंड दूर हो पाए, और ये मैसेज आर्मी को दे दो कि मैं घायल नहीं हुआ हूं, मैं दूसरे दापा के दूसरे प्रांत से अभियान चालू कर रहा हूं और आप डटे रहो। लेकिन दोस्तों होता क्या है, एक युद्ध होता है जिस युद्ध का नाम है दोस्तों तुमुल का युद्ध, और इस तुमुल के युद्ध में एक और विषहर शहर में माधो सिंह भंडारी की मृत्यु हो गई और दूसरी ओर गढ़वाल की सेना युद्ध जीत गई। युद्ध तो जीत जाती है, लेकिन एक सेनापति जिनका नाम माधो सिंह भंडारी है, ये माधो सिंह भंडारी वीर गति को प्राप्त होते हैं। ये वही माधो सिंह भंडारी है जिन्होंने श्रीनगर और देवप्रयाग के बीच टिहरी के मलेथा में एक मलेथा नहर का निर्माण किया था। दोस्तों यहां इस टॉपिक में हम सिर्फ इतना ही चर्चा कर सकते हैं, बाकी माधो सिंह भंडारी के बारे में अलग से टॉपिक पर हम दोस्तों विचार करेंगे। दूसरी कंडीशन, अब इसका दूसरा सेनापति बचा। दूसरा सेनापति था बनवारी दास। इससे पहले दोस्तों लोधी रिखोला था, और लोधी रिखोला को एक उपाधि दी गई है गढ़वाल का रक्षक। इसे गढ़वाल का रक्षक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लोधी रिखोला को गढ़वाल का रक्षक? इसलिए कहा जाता है दोस्तों, मैंने कहा था शुरू में, हिमाचल के सिरमौर से लेकर और तिब्बत तक और तराई और बाबर क्षेत्र में गढ़वाल आर्मी का, गढ़वाल शासन का जो विस्तार हुआ उसका पूरा श्रेय जाता है लोधी रिखोला को, और इसीलिए रिखोला को गढ़वाल का रक्षक कहा जाता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है दोस्तों, कुछ दिन पहले पूछा गया था ये, तो लोधी रिखोला को गढ़वाल का शासक दोस्तों कहा जाता है। इसके बाद इस लोधी रिखोला की मृत्यु महिपति शाह कर देता है, क्योंकि महिपति शाह को ऐसा लगता है कि आने वाले भविष्य में कहीं लोधी रिखोला मुझे सत्ता से न हटा दे, इसलिए इनकी हत्या कर देता है। उसके बाद एक और है दोस्तों बनवारी दास, और बनवारी दास कोसी के युद्ध में मारा जाता है दोस्तों, और इसी कोसी के युद्ध में महिपति शाह की भी मृत्यु हो जाती है। अब कहां पे कोसी का युद्ध क्यों हुआ दोस्तों, क्या कारण था? महिपति शाह, जिस प्रकार से महिपति शाह के सामने एक टीम थी, इसके पास एक गजब की टीम थी, उस प्रकार से महिपति शाह उस टीम का फायदा इतना नहीं उठा पाया। लेकिन हुआ क्या कि इसको अखड़ नेता कहा जाता है। एक बार महिपति शाह एक बार हरिद्वार ऋषिकेश से निकल रहा था, और कुछ नागा साधु जो कि हरिद्वार कुंभ में स्नान के लिए जा रहे थे, महिपति शाह को ऐसा लगा कि ये जो स्नान करने जा रहे हैं नागा साधु, ये शायद कोई आर्मी है जो हमसे युद्ध करना चाहते हैं। तो महिपति शाह ने अपनी आर्मी को आदेश दिया कि इनकी हत्या कर दी जाए, तो नागा साधु की हत्या कर देता है महिपति शाह। दोस्तों उसके बाद जब उनको पता चलता है कि ये नागा साधु थे, और वो प्रायश्चित करने निकलते हैं, यानी कि उनको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, और वो ऋषिकेश के भरत मंदिर में जाते हैं और भरत मंदिर में माफी मांगते हैं। लेकिन उनको ऐसा लगता है भरत मंदिर की मूर्ति को देखकर कि ये मूर्ति मुझे घूर रही है, और उस मूर्ति की आंखें निकाल देते हैं। जब मूर्ति की आंखें निकाल देते हैं, फिर अपने दरबार में आते हैं श्रीनगर, और अपने ब्राह्मणों से पूछते हैं कि मेरे से इतना अन्याय हो चुका है, पाप हो चुका है, कहां इसका प्रायश्चित है, मुझे क्या करना चाहिए? तो यहाँ पे जितने भी दरबार के ब्राह्मण हैं, ये ब्राह्मण कहते हैं कि आपको वीर गति को प्राप्त होना है किसी युद्ध में। तो जब किसी युद्ध में वीर गति को प्राप्त होना है, तो उसमें कोसी का युद्ध होता है तिरुमल चंद के बीच, और जब तिरुमल चंद के बीच कोसी का युद्ध होता है, तो इस कोसी के युद्ध में यानी कि महिपति शाह भी वीर गति को प्राप्त हो जाता है। महिपति शाह के द्वारा दोस्तों एक प्रथा चलाई गई, रोटी सूची की प्रथा, और रोटी सूची का मतलब होता है कि रोटी, इन्होंने अजयपाल ने एक सरोला ब्राह्मणों की नियुक्ति की थी जो कि दरबार में खाना बनाते थे। उसके बाद कुछ कंडीशनें ऐसी आई कि महिपति शाह ने यह नियम लागू किया कि रोटी शुद्ध नहीं होगी, बिना स्नान किए हुए, बिना कपड़े बदले हुए रोटी कोई भी बना सकता है, और रोटी को शुद्ध माना जाएगा। दोस्तों हम आगे एक टॉपिक पढ़ेंगे। एक चित्रकार थे उत्तराखंड के जिनका नाम था मौलाराम आगे आएंगे, कहां से आए इस पर हम पूरा विचार करेंगे। दोस्तों जो ये मौलाराम है, ये मौलाराम महाप्रचंड की उपाधि देता है, महाप्रचंड की उपाधि देता है महिपति शाह को, और भुजदंड भी कहता है महिपति शाह को। तो दोस्तों महिपति शाह से बार बार प्रश्न बनते हैं।
इनकी पत्नी का नाम रानी कर्णावती था। आगे हम जब कर्णावती टॉपिक आएगा इसके बाद उस पर हम विचार करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ से ये महत्वपूर्ण टॉपिक है जहाँ से बार बार प्रश्न पूछे गए हैं। आप इसी तरीके से हमारे चैनल पे बने रहे दोस्तों, हम जरूर आपको दूसरी नई नई वीडियो आपके बीच लाएंगे। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। Damn.